वीडियो बना दी, आप जाकर के बैठ के देख रहे हो, नहीं जरूरी नहीं है। जो लग रहा है कि सर हाँ मेरा थर्ड क्वेश्चन डाउट था, तो जो थर्ड क्वेश्चन में, जो वीडियो में थर्ड क्वेश्चन है, सिर्फ वो वाला पार्ट देखो, देन स्किप दैट, ठीक है। एंड दूसरी चीज कि जितने बच्चों ने ये फंक्शन का नोट्स बनाया है वो सारे आज ग्रुप में पीडीएफ बना करके सेंड कर देंगे मुझे, ठीक है। रीजन ये है कि अभी वापस से आप लोगों का बैच सेग्रीगेशन का काम चालू होने वाला है, तो जो बच्चे अच्छा पढ़ाई कर रहे थे उनको एडवांस बैच दिया जाएगा अभी प्योरली। सो देयर विल बी सम चेंजेस इन बैचेस नाउ। सो देखते हैं कितने बच्चे ने क्या क्या परफॉर्मेंस है। तो सबसे पहले जिन लोगों ने नोट्स बनाया है सेंड कर दो ग्रुप में, बाकी बच्चों का नाम याद ही रहता है हम सर लोगों को। मेरे नोट्स तो बहुत गंदे बने हैं। गंदे से मतलब नहीं है, ऐसा मतलब सजाना नहीं है, उसपे कलर पेंसिल जरूरी नहीं है, आपने प्रॉपर लिखा है कि नहीं लिखा है, दैट्स इट। लिखा है कि नहीं वो चीज मेरे लिए बस वो मैटर करता है। आपने ब्लैक पेन से लिखा है, रेड पेन से लिखा है, ब्लू पेन से लिखा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सीएलपी वाले बुक में देखते हैं जरा कितने बच्चों ने असाइनमेंट के क्वेश्चंस किए। तो असाइनमेंट मैंने आपको 2 दिया है मॉडुलस का, वो दोनों कंप्लीट होने चाहिए। हाँ, अगर 20 क्वेश्चन है उसमें से तो मान लो ऐसा नहीं है कि एक भी ना हो, कुछ तो बनना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा के रखा है। हाँ जी अंकिता बेटा जल्दी बताइए आप, बोलो बोलो जल्दी बोलो, कुछ डाउट है अंकिता आपको? नो सर, गलती से हो गया था। ओके ओके, नो प्रॉब्लम बेटा, तो जल्दी से बोल दिया करो ना, ठीक है। तो चलिए आज की कहानी को करते हैं शुरू। आज की कहानी बेटा पूरा का पूरा फ्रैक्शनल पार्ट, एंड ये दोनों ही बैचेस में कंप्लीट करा दिया मैंने। आपके बैच में लास्ट बचा है, 11th का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो आज तो इसको खत्म कर ही देंगे। फ्रैक्शनल पार्ट जिन बच्चों को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ में आ गया है उसके लिए तो बेटा चिंदी होने वाला है। क्यों सर चिंदी होने वाला है? कहानी ये है कि जो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो पार्ट इग्नोर करते थे, अब ध्यान से समझिएगा, फ्रैक्शनल पार्ट के डेफिनेशन को समझते हैं। अभी नोट डाउन कोई नहीं करेगा, कोई जरूरी नहीं नोट डाउन करने का, अभी समझो सिर्फ ध्यान से। जो पॉइंट नोट डाउन करने को होगा मैं बोल दूंगा बेटा ये नोट डाउन कर लो, अदरवाइज जरूरी नहीं है। तो बेटा जो पार्ट हम लोग इग्नोर कर देते थे, से कि मैंने 7.9 का बॉक्स पूछता था जब आपसे, तो आप बोलते थे सर 7 होता है। क्या मुझे बता सकते हो बेटा कि 8.7 का बॉक्स क्या होता था? 8 होता था, वेरी गुड। क्या मुझे आप बता सकते हैं -9.3 का कितना होता था बेटा बॉक्स? -10। तो जिन लोगों ने -9 बोला है बेटा इतना बड़ा पाप ना करो, रिवाइज करके आया करो। सो -10 होता था। अब मैं आप लोगों से एक ही चीज पूछ रहा हूं बेटा, ये 7 में और 7.9 में कितने का डिफरेंस है? 0.9। अब ये ध्यान से समझना। तो सर 7.9 में मैंने जितना पार्ट इग्नोर किया है वो तो 0.9 है। तो यही होता है आपका फ्रैक्शनल पार्ट, कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 7.9 इज इक्वल टू 0.9। सो वो पार्ट जो मैं इंटीजर हटाने के बाद बोलता हूं, जो बॉक्स में इग्नोर कर देता हूं, वो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है। वैसे ही क्या मुझे बता सकते हो बेटू कि 8.7 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0.7। वेरी गुड। अब मुझे बताओ कि -9.3 का कितना होगा फ्रैक्शनल पार्ट? बी केयरफुल हियर। 0.7 माइनस 0.7। क्यों क्यों ऐसा क्यों सर? क्योंकि बेटा -10 में और -9.3 में 0.7 का गैप है। नंबर लाइन पे जब आप दोनों को देखोगे तो 0.7 का गैप आता है। तो यहां से एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि सर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन डज नॉट मीन कि मेरा डेसिमल के बाद जो होगा वो मेरा फ्रैक्शनल पार्ट होगा। फॉर पॉजिटिव नंबर वी कैन से, बट फॉर नेगेटिव नंबर वी कांट से। हम पॉजिटिव नंबर में हम डेसिमल के बाद वाले को बोल सकते हैं कि सर वो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि सर नेगेटिव नंबर में भी 0.3 होगा इसका, बिल्कुल नहीं। सो आइडिया क्या है बेटा, आइडिया क्या है, कैसे करेंगे सर? सिंपल सा है, आपको दिमाग में सोचना है -9.3 का बॉक्स कितना होता है, -10। अब 0.3 से 10 जाने में जो डिफरेंस आया 0.7 का, वो आपका आंसर है। क्या बात समझ में आई सारे बच्चों को? बिल्कुल आ गई सर। अगर सर ये 0.7 माइनस का नहीं होगा? माइनस ना 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 माइनस बने। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन नेवर गिव्स नेगेटिव आंसर, कभी नहीं। ये सारा पॉइंट लिखवा रहा हूं, बाकी ऑब्जर्वेशन आपका बिल्कुल बहुत बढ़िया था।
कि सर माइनस में नहीं हुआ है क्या? बिल्कुल बढ़िया ऑब्जर्वेशन था बेटा। तो -9.3 में 0.7, आपको सिंपली ये सोचना है कि -9.3 और -10 को अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट कर दूं, ध्यान से समझिएगा, मैं तीनों ही फंक्शन को नंबर लाइन पे प्लॉट करके दिखा रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए सर फोटो इसका ऐसा बनता है। बेटा 7 और 8 के बीच में 7.9 बनता है, मुझे मालूम है सर कि 7 और 8 अगर यहां पे है तो 7.9 समवेयर विल बी, यहां पे होगा नंबर लाइन पे। अब देखो बेटा 7.9 को ये जो था 7 के पास चला गया, बच गया 0.9। तो 7 और 7.9 के बीच में इंटीजर कौन था? 7, और डेसिमल वाला पार्ट कौन सा था? 0.9। तो ये हमारा हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट। हाँ जी सर समझ गए। अब थर्ड वाला आप फोटो समझिए, थर्ड वाले फोटो को भी ध्यान से समझिए बेटा। अगर मेरा -9 इधर होता है तो -10 इधर होता है, देन -9.3 कहां पे होता है बेटा? -9.3 यहां पे होता है। अब मैं आपसे पूछूं कि -9.3 का बॉक्स कितना होता है? -10। तो आपको बस यही सोचना है कि ये डिफरेंस कितना आ रहा है, ये डिफरेंस क्या है सर? सिंपल। अब ये डिफरेंस कितना क्या है बेटा? 0.7 का गैप है सर। -9.3 में 10 का कितना गैप हो रहा है? 0.7 का। सो 0.7 विल बी द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -9.3। क्या सारे बच्चों को चमक गया? यस सर। यस सर। तो क्या आपने एक रिजल्ट यहां से देखा? बहुत केयरफुल रहना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताने जा रहा हूं आपको कि सर यहां से मुझे कहानी में रिजल्ट मालूम पड़ा। क्या रिजल्ट मालूम पड़ा? ये देवा थोड़ा ठीक से बन जा तू। रिजल्ट देखिए बेटा क्या बन रहा है। रिजल्ट सर मुझे ये मालूम पड़ा कि फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो कुछ और नहीं, वो एक्स से और बॉक्स एक्स के बीच का डिफरेंस होता है। ये जो डिफरेंस था बेटा एक्स और बॉक्स एक्स का बीच का डिफरेंस कौन हुआ? 0.9। ये रहा एक्स और ये रहा बॉक्स एक्स, इसके बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 0.7। सो 0.7 इज द आंसर। अगर यहां से आप नहीं समझ पा रहे हो तो एक रिजल्ट और याद रखें, दुनिया का कोई भी नंबर, वो इंटीजर है या इंटीजर नहीं है फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया का कोई भी नंबर, लेट्स से कि बेटा वो एक्स है, वो नंबर अपने ही इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट का सम होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बोलूं बेटा 9 सोचो, तो आप बोलोगे सर 9 को हम लोग इसका इंटीजर पार्ट 9 और इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.0 के तौर पे लिख सकते हैं। सो 9 प्लस 0 इज कितना? 0 लिखा। 9 प्लस 0 इज 9। अब मैं आपसे बोलूं 8.3 को क्या लिख सकते हो? तो आप बोलोगे सर 8 प्लस 0.3। यस समझ सकते हो ना? अगर ये x है Yes. बेटा तो ये क्या है? x का इंटीग्रल पार्ट, और ये क्या है? x का फ्रैक्शनल पार्ट। सो एवरी नंबर कैन बी रिटन एज सम ऑफ देयर इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। एंड ये ऑब्जर्वेशन मैंने आपको क्या सिखाया ताकि आप समझ जाओ बेटा कि वो नंबर और उसके बॉक्स में कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो यहां से मैं एक रिजल्ट और लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में भी वो चीज रहे कि फ्रैक्शनल पार्ट, और ये याद रखना, fractional part does not mean the value after decimal, does not mean value आफ्टर डेसिमल। ये कंफ्यूजन है जो बच्चे लोग बोल देते हैं। मैं बोलूंगा -7.3 का फ्रैक्शनल पार्ट, बोलेंगे सर 0.3। अरे नहीं, -7.3 का होगा कितना बेटा? 0.7। तो ये हो जाएगा आपका डज नॉट मीन वैल्यू आफ्टर डेसिमल। ये भी आपको नोट डाउन करना होगा जब होगा तो। बात समझ में आई बेटा? यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है? अगर आप लोगों को क्लियर है तो थोड़ा आंसर दीजिए। यस सर। नो क्लियर नहीं बेटा? हाँ Yes, फ्रैक्शनल yes. पॉइंट वाला Clear है। फ्रैक्शनल पार्ट वाला पॉइंट कर देना हाँ एक बार और बेटा क्या बोल रहे हो आप? सर। फ्रैक्शनल पॉइंट पार्ट वाला पॉइंट ये रिपीट कर देना। अच्छा कौन सा, ये वाला बोल रहे हो आप? यस सर। हाँ देखो बेटा, ये मैं बोल रहा हूं कि जल्दबाजी में आकर के आप हमेशा डेसिमल वाला वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट मत बोलना। जैसे यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया सर 7.9 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.9, यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया सर 8.7 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.7।
तो आप ये मत करना सर कि पॉइंट के बाद वाला जो आंसर होता है डिसिमल के बाद वाला वो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि नेगेटिव में आप देख सकते हो। सो -9.3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 नहीं है, 0.7 है। वही मैं लिखा हूं कि फ्रैक्शनल पार्ट डज नॉट मीन द वैल्यू आफ्टर डेसिमल। हाँ ऑब्वियस बात है, इट इज पॉसिबल फॉर पॉजिटिव नंबर बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर नेगेटिव नंबर। अब क्लियर हो बेटू आपको? यहां से आपने रिमार्क देखा। यस सर। क्या रिमार्क देखा कि सर फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है किसी भी नंबर का, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ नंबर माइनस बॉक्स ऑफ दैट नंबर। अब मैं आपसे बोलूं बेटा, जरा सवाल का आंसर देते जाना सभी बच्चे, कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.3 कितना होगा? इसका इंटीजर कितना होगा बेटा? इसका बॉक्स कितना होगा? 0। और 0.3 0 और 0 के बीच में गैप कितना आ रहा है बेटू? 0.3। 0.3 अब मेरे को एक बात बताओ, 0.7 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा? 0.7 0.7 नेक्स्ट बताइए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2 कितना होगा? 0.2 0.2 डायरेक्ट 0.2 1.2 का बॉक्स कितना होता है बेटा? 1। और ये है 1 और 1.2 के बीच में गैप कितना है? 0.2 का। तो आंसर इज 0.2। खत्म कहानी। नेक्स्ट बताइए जरा, नेक्स्ट बताइए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 कितना होगा? 0.00 सर 0 बॉक्स 2 और 2 के बीच में गैप कितना है सर? 0 का गैप ही नहीं है सर, तो मैं तो 0 बोलूंगा। नेक्स्ट बताइए बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 7 कितना हो जाएगा? 0 नेक्स्ट बताइए आप, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -0.3 0.7 0.7 इज राइट आंसर। परफेक्ट। बस मैं वही सोच रहा था कि आप 0.3 को -0.3 को 0.3 बोल के मत आ जाओ, क्योंकि बेटा 0.3 का -0.3 का जो बॉक्स होता है -1 होता है। -1 और 0.3 के बीच में जो गैप है वो 0.7 का है। सो आंसर विल बी 0.7। बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई सर। अब बताओ नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखो बेटा आप लोग, नेक्स्ट देखिएगा, जल्दी से बताओ मुझे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -10.3 का बॉक्स कितना होगा? 0.7। अब बहुत क्रुशियल पॉइंट देखिएगा, बहुत जबरदस्त बता रहा हूं आपको। ये जितना भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया अभी, इस सारे से मैं क्या क्या चीजें कंक्लूड कर सकता हूं वो आप देखिए। पहला रिजल्ट जो मैं बता सकता हूं आपको बेटू, ये बोल सकता हूं मैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज 0 जब आपका x इंटीजर हो। सर 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 कहां पे आपने दिखाया बेटा? यहां पे। जब जब x इंटीजर होगा उसका बॉक्स वही होगा। अगर वही होगा तो गैप कितना आ रहा है? 2 और 2 का बॉक्स 2, तो गैप कितना है बेटा? 0 का। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 0 ना। तो fractional part of x will be 0. The only condition will be possible when x belongs to integer. -7 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा बेटा? -7, क्योंकि -7 का बॉक्स भी -7 होता है। -7 को 7 से माइनस कर दोगे, आंसर 0 आ जाएगा। बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई सर। नेक्स्ट देखिए आप, कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पॉइंट p इज इक्वल टू 0 पॉइंट p। कब हमने कब बोला कि बेटा डेसिमल के बाद? पॉजिटिव हो जब पॉजिटिव हो गया परफेक्ट, जब x पॉइंट p इज पॉजिटिव। और यहां से एक चीज और बता रहा हूं, दिस इज 0, इसको o मत समझना, दिस इज 0। एंड x और p क्या है बेटो? x और p आपका इंटीग्रल वैल्यू है। ऐसा नहीं कि 1.2.3/4 का सर फ्रैक्शनल पार्ट बताओ। अरे नहीं, आप अपने मर्जी से कोई नंबर थोड़ी लिख दोगे, आपको अपने मर्जी से नंबर नहीं लिखना है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लिख दे रहा हूं कि वेयर x एंड p आर पॉजिटिव इंटीजर। अब आप जो मर्जी रख लो, पॉजिटिव इंटीजर जो मर्जी रखो, 1 2 3 4 0 रखो। नेक्स्ट मेरे को बताइए कि अगर मैं बोलूं बेटा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, ये कितना होगा? 1 - x। सोचकर देखो, -0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना बेटा? 1 - 0.3। बात समझ में आई? 0.7 यस ये कितना है?
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -10.3, 1 minus 0.3, अगेन 0.3, 0.7। सो ये 3 रिजल्ट है जो मैं अभी आप लोगों को कंक्लूड कर सकता हूं कि ये मैंने आप लोगों को सिखा दिया। बात समझ में आई सारे बच्चों को? हाँ जी सर, बिल्कुल आ रहा है। यस सर। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि यहाँ पे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। ये आपको बेटा बुक में नहीं मिलेगा, कहीं पे भी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जस्ट मेरा अनुभव है, मैं आपको बता दिया कि ताकि आप लोग को समझ में आए कि हाँ सर, मेरे को डेसिमल के बाद वाला आंसर तभी देना होता है जब ये वाला चीज पॉजिटिव हो। बाकी आपको क्वेश्चन में कौन कौन से अप्लाई करने को मिल सकते हैं बेटा? क्वेश्चन में आपको अप्लाई करने के लिए मिल सकते हैं ये दोनों, ये आपको मिल सकता है, मिल सकता है क्या? मिलेगा ही। फिर आपको मिल सकता है बेटा ये वाला। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। अब देखो, बढ़िया चीज बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है। और ये सबसे कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है, जो बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने अभी तक आपको कई सारा चीज पढ़ाया है, लेकिन मैंने बोला था बेटा 3 फंक्शन को ध्यान में रखना, मॉडुलस, फ्रैक्शनल पार्ट एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट। हम सारे ही चीजों से आप लोगों को कुछ ऑब्जर्व करना भी सिखाया था कि अगर x यहां तक यहां और यहां नाच रहा है तो x स्क्वायर कहां से कहां तक होगा, मॉड x कहां से कहां तक होगा, इवन बॉक्स x भी सिखा दिया आपको कि कहां से कहां तक होगा। सेम फंडामेंटल यहां पे भी अप्लाई करेंगे कि अगर x मेरा यहां से यहां छुपा है तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू क्या होगा, या मेरा फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू ये है तो x हमारा क्या हुआ रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस बेटा कर रहे हैं कि नहीं अपन लोग बहुत पहले से? यस सर। कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं सर। अब आगे से सुनिए ध्यान से बेटा, अब थोड़ा एक्टिव रहना क्योंकि चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि मैं आपसे पूछूं बेटा कि अगर x का वैल्यू है 0.7 तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0.7। 0.7। 0.7 सारे बच्चे अग्री करते हैं। लेट्स सी कि कौन बच्चा अग्री कर रहा है कि 0.7 होगा सर। लेट्स डू द वोटिंग नाउ। बताइए, ये भी थम्स अप, लेट्स काउंट। ठीक है, बहुत बच्चे ने दिया, हैंड रेज कर दो ना, बेटर ऑप्शन इज रेज योर हैंड। तो काफी सारे बच्चों ने बोला है कि सर अगर x का वैल्यू 0.7 है तो फ्रैक्शनल पार्ट भी 0.7 है। आई एम सेइंग बेटा यू आर राइट बट नॉट फुली राइट। आप सही हो लेकिन पूरा सही नहीं हो। क्यों? सुनो ध्यान से क्यों। क्योंकि आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0.7 बोल सकते हो। अब उल्टा सोचना शुरू करो। क्वेश्चन को अगर मैं आपसे बोल दूं कि फ्रैक्शनल पार्ट x अगर 0.7 है तो x का वैल्यू क्या होगा? सोचो यहां से। 7। 0। फिर 0.7 और माइनस का 1.3 भी हो सकता है। केशव थोड़ा बहुत पहुंच गया बेटा। अब यहाँ पे समझो, x का वैल्यू बेटा अगर 1.7 है तो फ्रैक्शनल पार्ट x कितना होगा? जल्दी बताओ। 0.7। 0.7। मुझे बताओ अगर x का वैल्यू 2.7 है तो फ्रैक्शनल पार्ट x कितना होगा? 0.7 होगा कि नहीं होगा? जब आपको x दिया है तो आप फ्रैक्शनल पार्ट का पता लगा रहे हो। सर x यहाँ पे तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? अब उल्टा पूछ दिया गया आपसे कि फ्रैक्शनल पार्ट ये था तो x क्या क्या था मुझे ये बताओ। तो आपने बोला कि सर x 0.7 था। दूसरा बच्चा बोलेगा नहीं 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 सर, x जब 1.7 था तो भी फ्रैक्शनल पार्ट 0.7 था। एक बच्चा अगर बोलेगा अरे नहीं सर 2.7 पे भी तो 0.7 ही आता है। तो x के पॉजिटिव इंटीजर, आंसर्स पॉसिबल है। हाँ बोलिए बोलिए। पॉजिटिव इंटीजर नहीं, और आगे समझो, x के मल्टीपल आंसर। इनफाइनाइट आंसर है। हाँ बिल्कुल। तो पहला शुरुआत कहां से होगा? कहां शुरुआत होगी बेटा? 0.7 से। ये 1.7 यूनियन 1.7, इसका भी फ्रैक्शनल पार्ट यही होगा। यूनियन 2.7, यूनियन 3.7। क्या ये बात समझ में आ रहा है बेटा? नेगेटिव में भी कहानी होगा, नेगेटिव में भी कहानी होगी। ऐसा नहीं है कि सर ये चल रहा है तो 1.7 2.7 3.7 सब ऐसा ही चलता जाएगा, बिल्कुल नहीं। आगे सुनो, ये ऐसा चल रहा है, ऐसे भी पॉसिबल है। -1.3 पॉसिबल है कि नहीं बेटा? -1.3 का क्या होगा? यस सर, पॉसिबल। 0.7 नॉट ओनली माइनस, ये -0.3 का बताओ। 0.7 0.7 यूनियन 1.7 यूनियन -1.3 का बताओ।
0.7 सर। यूनियन -2.3 का बताओ। तो ऐसे कितने सारे आंसर बेटा। इनफिनिट। तो ये पॉजिटिव में चल रहा है और ये नेगेटिव में पार्टी चल रहा है सर। ये तो मैं समझ गया सर। अगर आपने 0.5 पूछा तो 0.5, 1.5, 2.5, ये तो सर बिल्कुल लॉजिकल लग रहा है कि हाँ सर हो जाएगा। मुझे ये ना इसमें डर है सर, क्या करूं मैं बेटा। कुछ नहीं, आपको मालूम है आपसे 0.2 पूछा गया है, आप 0 के लेफ्ट में जाओगे तो नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे आपको। तो 0.2 कब आएगा? -0.8 पे। बस 1 2 3 लगा दो, -0.8, -1.8, -2.8, -3.8, गाना गा दो सर। ऐसा ही बात समझ में आ गई? हाँ कि ना? Yes, sir. आ गई सर, बिल्कुल आ गई। तो ये आंसर पॉसिबल होता है। मैं आपसे अगर ये रिजल्ट क्या होगा बेटा, माइक ऑन करो जिसका माइक में इको हो रहा है प्लीज। मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट x का वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग है, 0.p है, 0.p है, तो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? x का वैल्यू हो सकता है 0.p से लेकर के 0.p से लेकर के i + 0.p तक। ये ऐसा चलते जाएगा। अब i का वैल्यू आप 1 2 3 को रखते जाओ। मैं आपसे बोलूं कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 है तो बेटा पहला होगा 0.3, फिर क्या होगा 1 + 0.3, 2 + 0.3, 3 + 0.3, 4 + 0.3, सारा ऐसा ही होगा। क्या ये वाला रिमार्क सब बच्चों को समझ में आया? यस यस सर। सर। यहाँ पे एक चीज लिख दे रहा हूं कि थोड़ा सा स्मार्ट रहना इस चीज की, आपकी ये चीज को लेकर के, क्योंकि ये क्वेश्चन में फंसा देगा आपको। देगा एक वैल्यू, बोलेगा कि सर ये बताओ। अब कहानी ये है कि सर मुझे ये बताओ कि हुआ क्यों। ध्यान दीजिए, हुआ क्यों। बात करेंगे इनके ग्राफ के ऊपर। देखो जो चीजें टाइम लेती हैं इसका मतलब कि उस चीजों को और अच्छे से समझना चाहिए। ग्राफ के बारे में बात करते हैं बेटा इनका। सर ग्राफ क्या होगा? लेट्स टॉक अबाउट ग्राफ। और ग्राफ बहुत मजेदार होने वाला है इसका। कैसे होगा सर? क्या क्या इंफॉर्मेशन छुपा है वो ध्यान से देखो। तो सारे बच्चे अगर नोट डाउन कर रहे होंगे तो पेन पेपर छोड़िए, ध्यान दो इधर। सर मुझे ड्रॉ करना है, मेरा टारगेट क्या है? मुझे ड्रॉ करना है सर y = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ। अब यहां से आप लोग ध्यान देंगे बेटा, कभी भी आपको कुछ भी ऑपरेशन करना हो, कोई भी फंक्शन का दुनिया में ग्राफ बनाना हो, कभी भी sin x cos x जो मर्जी करो, मॉड sin x बनाओ, फ्रैक्शनल पार्ट sin x बनाओ, बॉक्स sin x बनाओ, आपको कुछ भी करना है, फर्स्ट टारगेट होता है कि आप ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। अब मुझे बताओ बेटा, ये अगर हटा दूं तो ये किसका ग्राफ बनेगा? y = x का। तो आपको सबसे पहले जो ग्राफ ड्रॉ करना है बेटा y = x का करना है। ओके समझ गया सर, आगे बताइए, समझो। आपको ग्राफ ड्रॉ करना है y = x का। बॉक्स x बनाओगे तो भी, मॉड x बनाओगे तो भी, x² बनाओगे तो भी, x³ बनाओगे तो भी, क्योंकि सारा कहानी वहीं से होता है। यहां पे 0 आएगा बेटा, 1 यहां पे, 2 यहां पे, ध्यान दीजिएगा, 3 यहां पे, 4 यहां पे, 5 यहां पे, -1, -2, -3, -4, देन 1 2 3, बस इतना ही मान लेते हैं, -1 -2 -3। मैंने ग्राफ ड्रॉ किया बेटा 1 y = x का, सॉरी y = x का। अब ना थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन देखिएगा, एक्टिव रहना बहुत ज्यादा। मैंने अभी तक जितना भी सवाल कराया, जितना सवाल मैंने कराया, मैंने ये देखा सर कि ये जो चीज है 0 मिनिमम आंसर देगा। आप 0 से माइनस में आंसर लेके दिखाओ, पॉसिबल ही नहीं है सर। मैंने बोला बेटा ऐसा कोई नंबर सोचो जिसका फ्रैक्शनल पार्ट 1 होता हो। है कोई नंबर? नहीं है सर। ऐसा कोई फ्रैक्शनल पार्ट सोचो जिसका ऐसा कोई नंबर सोचिए जिसका फ्रैक्शनल पार्ट 1.5 होता हो। सर 1.5 का खुद फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 हो जाएगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना सर। तो मेरा क्या कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है? कंक्लूजन ये आ रहा है बेटा कि फ्रैक्शनल पार्ट कैन नेवर बी इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1, और 0 से छोटा नहीं हो सकता। एग्जैक्टली 0 पॉसिबल है। क्या बात समझ में आ रही सारे बच्चों को? यस सर। यस सर। यस सर। ये होगा। अब सवाल ये है बेटा
कि जब सर हमारा ग्राफ ही 0 से 1 के बीच में होगा तो मैं सारा ग्राफ बनाकर करूंगा क्या? लेट्स प्लॉट द ग्राफ इन बिटवीन 0 और 1। कीजिए, ग्राफ प्लॉट कर दो आप। ग्राफ प्लॉट करना है अभी आपको 0 से लेकर के 1 में। तो ये हो गया आपका 0 से 1 के बीच में ग्राफ। बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मतलब सर आप ये बोल रहे हो कि अगर मुझे y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ log x बनाना हो तो मैं पूरा log x का ग्राफ बनाऊंगा, 0 से 1 वाला पोर्शन कट कर दूंगा। बिल्कुल आपको वही करना है। तो यहां से मैंने क्या किया बेटू कि सारा पोर्शन कट कर दिया जो 0 से 1 के बाहर थे। ध्यान से समझो, जो भी चीजें 0 से बाहर थी मैंने सिर्फ उसको खत्म कर दिया। उसके बाद 2 बटन दबाना होता है, एक कंट्रोल C और एक कंट्रोल V। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। मतलब सर ये ग्राफ को हर जगह कॉपी पेस्ट, बिल्कुल हर जगह कॉपी पेस्ट चिपका दो ऐसा ही। अरे सर बहुत मजेदार चीज है फिर तो। अरे है तो लो जी, मैंने इस ग्राफ को चिपका दिया। ये ऐसा चिपकेगा, ये ऐसा चिपकेगा, ये ऐसा चिपकेगा। जो भी बेटा ग्राफ 0 से 1 के बीच में है वही ग्राफ 1 से 2 में जाएगा, वही ग्राफ 2 से 3 में जाएगा, वही ग्राफ 3 से 4 में जाएगा। सारा इंटरवल। अब देखो स्मार्ट बनने के लिए इसको ये डायरेक्शन में मत कर देना। नहीं, जैसा ग्राफ है, अगर ये ऐसा नाच रहा होता ना, ऐसा नाच रहा होता तो मैं हर सब में ऐसा ही नचाता इसको। रिपीटेड ग्राफ होते हैं इसलिए बोला जाता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज पीरियोडिक फंक्शन। इनके ग्राफ क्या होते हैं, एक इंटरवल के बाद रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। ये रिपीट होना शुरू हो गया। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन देखिए, वो भी बहुत केयरफुली समझिएगा। सारा ही जो भी पॉइंट आ रहे हैं बेटा सारी क्रूशियल पॉइंट्स हैं, तो ध्यान से समझो। मैंने देखा सर मिनिमम आंसर 0 दे रहा है, दैट मींस इट विल टेक 0 वैल्यू। तो यहां पे इसका आंसर बेटू पॉसिबल है, ये 0 आंसर दे सकता है। क्या इसने कभी भी 1 दिया बेटा? नहीं। मुझे बताओ कि 0.7 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.7, 0.8 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.8, 0.9 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.9, लेकिन 1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना था बेटा? 0। 0 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 4 का फ्रैक्शनल पार्ट 0। तो सर सारे ही इंटीजर पे आंसर तो 0 दे रहा है। इसका मतलब सर यहां पे ध्यान से समझो, यहां पे 1 तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, 2 तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। 2 पे 1 थोड़ी देगा सर, वो 2 पे तो 0 देगा। 3 पे एक्सेप्टेबल ही नहीं है सर, 3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 4 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 5 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 0 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, -1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0। सारे इंटीग्रल वैल्यू का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हुआ सर? 0। 0। अब मुझे ये बताओ कि 1 पे तो बेटा ये 1 गिर रहा था, तो पिंक डॉट तो यहाँ पे आना चाहिए। बात समझ में आ रही है सारे बच्चों? बिल्कुल आ रही है सर। तो ये रहा इनके एक्सेप्टेबल वैल्यूज। मुझे रेंज क्या मालूम पड़ा सर? अब बात करते हैं इनके डोमेन और रेंज का। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहला बात करते हैं बेटा कि ये एक्स कौन कौन सा इनपुट ले रहा था। लेट्स टॉक अबाउट डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। सो डोमेन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट कितना हुआ? तो आपने देखा कि सर ये तो हर एक्स के वैल्यू पे कुछ ना कुछ दे रहा है। मैं अगर बोलूं ये वैल्यू पे बेटा कुछ दे रहा है, बोलोगे हाँ सर देखो ये वैल्यू दे रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं ये वाला एक्स का वैल्यू देखो, बोलोगे सर ये वाई का वैल्यू दे रहा है, इस एक्स के करस्पॉन्डिंग वाई वहां पे जा रहा है। तो डोमेन क्या हुआ? डोमेन इज ऑल रियल नंबर, ऑल रियल। इसमें कोई ऐसा पंगा नहीं है सर कि एक्स का माइनस नहीं लेना है, 0 नहीं लेना है, प्लस नहीं लेना है। सारे पे वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगा। मिनिमम वैल्यू क्या होगा बेटा? मिनिमम वैल्यू क्या है? 0। 0 अब मैं आपसे पूछता हूं मैक्सिमम वैल्यू बताओ। 1 but not included। इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। तो मैक्सिमम पॉइंट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट इज नॉट डिफाइंड। तो केशव ने इनडायरेक्टली आप लोगों को बेटा रेंज बता दिया। क्या रेंज बताया उसने? बोला कि सर 1 तो इंक्लूडेड नहीं है, और हमने ये देखा 0 पे तो मिनिमम आ रहा था बेटा, तो ये हो गया 0, लेकिन 1 पे इंक्लूड नहीं होगा। सो रेंज इज 0 to 1। ओपन 1। ओपन 1, परफेक्ट। अब यहां से क्रूशियल नोट क्या आता है बेटू वो समझो, जो क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। सारे ही क्वेश्चन में फंडा यहीं से अप्लाई होता है। ध्यान से समझिएगा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। सर आप कुछ लिख रहे हैं? हाँ जी, स्क्रीन अरे पॉज है। सर अब ठीक होगी। अब हो गई ठीक, होगी। हो गई? यस सर। तो तुरंत बता दिया करो, जैसा ही होता है ना प्रॉब्लम आप बता दिया करो। तो बेटा ये हो गया इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट।
तो मैं यहाँ पे मार्क भी कर दे रहा हूं कि दिस थिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम टाइम बेटा ये अप्लाई होती है, ये चीजें अप्लाई हो जाती है, सो केयरफुल रहें कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज लाइज बिटवीन 0 से 1। अब यहां से एक बच्चे ने स्टार्टिंग में ही बोला था सर माइनस आंसर नहीं होगा, तो मैं लिख भी देता हूं कि इट ऑलवेज गिव्स नॉन नेगेटिव आंसर। कोई मुझे बताएगा नॉन नेगेटिव क्यों लिख रहा हूं मैं? जीरो Zero including answer. Zero भी है। Including the zero. पॉजिटिव, क्योंकि 0 पॉजिटिव नहीं होता है, सो नॉन नेगेटिव आंसर। चलिए जी, बिल्कुल समझ गए सर। अब बात करते हैं कि सर वो जो रिपीटेड था ना, ये चीजें क्यों आ रही थी सर, मुझे ये बताओ। पहली बात कि बेटा ये कॉमन सेंस है, ये कॉमन सेंस है कि सर सेम ग्राफ रिपीट कर रहे हो तो जो चीजें 0.5 पे मिल रहा था वो 1.5 पे भी मिलेगा। जो ग्राफ -0.5 पे था वो इतना था। अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझो बेटा, आप ये सेम ग्राफ कॉपी पेस्ट है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे खड़ा हो गया लेट्स से 0.2 पे, तो मैंने 1 को, या मैं आपको बोलूं बेटा हर लाइन को मैंने 0.2 आगे शिफ्ट कर दिया, तो ये जो ब्लू लाइन है बेटा ये कहां पे चला जाएगा? 0.2 पे। 0.2. और ये लाइन कहां पे चला जाएगा? 1.2 पे। आगे वाला ग्राफ 2.2 पे, लेकिन -1 वाला बेटा कहां पे आएगा? आगे आगे शिफ्ट कर रहा हूं, -0.8 पे। बात समझ में आ गई? Yes, sir. आगे कर रहा हूं ना, Yes, तो ऐसे sir. थोड़ी कि आप उसको खिसका के -1.2 पे कर दोगे। -1.2 तो पीछे मिलेगा, आप थोड़ा 0.2 आगे आओगे बेटू तो आपको मिलेगा -0.8। बात समझ में आया? तो इसीलिए आपको मैंने सिखाया, ध्यान से समझिए यहाँ पे, कि अगर ये 0.2 है, अरे देवा, अगर ये 0.2 है तो हर पिंक लाइन के बाद 0.2 है, तो यहां पे भी 0.2 होगा, 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 एंड यहां पे भी 0.2 होगा। गाड़ी ऐसे ही चलती जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला पॉइंट बेटा एक्चुअली कौन है, तो आप बोलोगे सर 0.2। मैं आपसे बोलूंगा बेटा ये पॉइंट कौन सा है, तो आप बोलोगे सर 1 से 0.2 आगे, मतलब ये 1.2 है। 1.2. ये कौन सा पॉइंट हो गया बेटा? 2.2। आगे जाओगे 3.2। लेकिन माइनस में देखिए, अब ये अगर -1 है तो बेटा ये कौन है? -0.8। ये कौन है? -1.8। ये देखा कि सर प्लस में तो गाड़ी आगे ऐड होती है, लेकिन माइनस में पंगा हो जाता है। अब मैंने आपसे बोला बेटा कि -0.7 खिसका दो पूरे लाइन को, तो आपने देखा कि सर 0.7 खिसकाना है इसको, लो जी खिसका देते हैं। ये जो है 0.7 पे आ जाएगा, ये 1.7 पे आ जाएगा, ये 2.7 पे आ जाएगा, लेकिन -1 खिसक के कहां पे आ जाएगा बेटा? 0.3 पे, -0.3 पे। इसलिए मैंने ये देखा कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट 0.7 था तो सर माइनस वाला 0.3 पे खिसक के आ गया था। आई होप सारे बच्चे क्लियर होंगे इससे। ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन आप लोग, यस सर। अब एक चीज और देखिए, इंफॉर्मेशन क्या क्या इसमें क्रूशियल, देखो ये सब तो सारी चीजें हमने देख लिया। लेट्स टॉक अबाउट सम एडवांस कॉन्सेप्ट। बेटा ये किसका लाइन है? ये किसका लाइन है? Y X is equal to Y। y इक्वल टू एक्स का। वेरी गुड आंसर सर। ये जो लाइन है y इक्वल टू एक्स का लाइन है। जो बच्चे नहीं ध्यान दे रहे हैं बेटा फिर से ध्यान दो, ये आपका लाइन है बेटू 0.x का। अब ध्यान से समझो, ये y इक्वल टू एक्स नहीं होता बेटू, ये होता है y इक्वल टू एक्स प्लस 0। क्योंकि मुझे बचपन में सिखाया गया है कि y का जो इक्वेशन होता है सर, y इज इक्वल टू mx प्लस, MX plus C. इसको बोला जाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि सर कहानी में स्लोप भी आता है और कहानी में और एक intercept. देन why we say sir this line is y is equal to x। हम क्यों बोलते हैं y is equal to x है? कहानी को ध्यान से समझिए। पहली बात कि बेटा जो y इक्वल टू एक्स का लाइन आप ड्रॉ करते हो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि अगर ये 90 है तो बेटू ये कितना कितना एंगल बना रहा है? 45 एंड 45। हम जानते हैं सर m का वैल्यू जो होता है वो tan थीटा होता है, और यहाँ पे थीटा आपका 45 है इसलिए tan 45 है।
एंड tan 45 का मतलब होता है बेटा 1। 1 सर सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है लाइन, लाइन ऐसा बोल सकते, इंटरसेप्ट एट वाई एक्सिस, लाइन जो वाई एक्सिस पे कट करके जाए, तो ये क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट बोला जाता है इसको, जो कि y इज इक्वल टू एक्स के केस में, y इज इक्वल टू एक्स केस में स्लोप कितना होता है बेटा? 1, और इंटरसेप्ट कितना होता है? y को कहा ओरिजिन 0 होता है सर, तो ये पार्टी हो जाता है x प्लस 0। इसलिए हम ये बोलते हैं y इज इक्वल टू एक्स इज द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। बात समझ में आई सारे बच्चों को? बिल्कुल आ गई सर। यस सर। अब मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान से बताइए कि बेटा ये लाइन y एक्सिस को कहां पे कट किया? 0 पे, 0 पर। क्योंकि सारा ही लाइन ये कॉपी पेस्ट है। तो सर अगर यहां पे इसने 45 डिग्री एंगल बनाया तो ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। मैं लाइन सेम कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, थोड़ा भी रोटेशन नहीं दे रहा हूं कि सर एंगल बढ़ जाए। अब कहानी में चेंज कब होती बेटा? कि इस लाइन को मैं ऐसा घुमा देता, तब जाकर एंगल बढ़ता। मैंने सेम लाइन को कॉपी पेस्ट किया है तो सर एंगल चेंज होने का सवाल ही नहीं है। तो सारे ही लाइन 45 डिग्री बनाते हैं, इसका मतलब सर स्लोप 1 होगा। परफेक्ट। अब मुझे ये देखना है कि वो लाइन वाई एक्सिस को कहां पे कट कर देगा। तो बेटा मुझे ये बताओ कि ये लाइन कहां पे कट करेगा? -1 पे। सो इक्वेशन -1 इज y इज इक्वल टू x माइनस 1। ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा बेटा? y is equal to x minus 2 ये लाइन का इक्वेशन x माइनस 3, ये लाइन का 3 x माइनस 3 4। अब मुझे इस लाइन का इक्वेशन बताओ। 2 x x + 2 प्लस 2, वेरी गुड। ये लाइन का इक्वेशन बताओ बेटा। x plus 4 x + x प्लस 4, वेरी गुड। अब जो भी बच्चों ने इस चीज को ध्यान दिया है, वेरी गुड बेटा। बिल्कुल एडवांस क्वेश्चन इस पे फ्रेम किए जाते हैं, सो ध्यान दीजिए आप। इसको मिटाने में भी मेरे को टाइम लग जाएगा यार। चलिए जी, तो ये समझ जाइएगा, इतना चलता है। अब हर लाइन का इक्वेशन आपसे पूछा जाएगा, और सवाल ये कि सर एडवांस सवाल कैसे पूछा है पता था। एक एक करके बात कर लेते हैं। ये कौन सा इक्वेशन का लाइन है बेटा? y इज इक्वल टू एक्स का, ये y इज इक्वल टू बोलते जाओ x, पीछे कट -1 पे कट plus 2 -1, y इज इक्वल टू x -2 -3, y इज इक्वल टू x प्लस 1 पर कट कर रहा है। ये y इज इक्वल टू x प्लस 2 +2 इज इक्वल टू x प्लस 3, +3 y इज इक्वल टू x प्लस 4। ऐसे ही लाइन आते जाएंगे और आप इस इक्वेशन लिखते जाओगे। ठीक है बेटा। अब सवाल आता है कि सर ये क्वेश्चन में यूज कौन से तरीका से होगा? ध्यान से समझो। क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं फाइंड, नोट डाउन नहीं करना है, समझना है सिर्फ। क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं बेटा फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन y is equal to fractional part x when, फाइंड इक्वेशन ऑफ द कर्व। मैं लाइन क्यों लिखूं? फाइंड इक्वेशन ऑफ कर्व, एक कर्व का इक्वेशन बताओ y is equal to fractional part x when x belongs to 2 से लेकर के 3। मैंने देखा कि सर ये तो बहुत पंगे वाली बात है। y is equal to fractional part एक कर्व दिया है, x आपका बिलोंग करता है 2 से लेकर के 3 में। हमने देखा कि सर y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ मुझे वो कंसीडर करना है जब x 2 से 3 के बीच में नाच रहा था। तो मैं देखा कि सर y = x - 2 तो मैंने देखा सर सिर्फ मेरे को इतना ही ग्राफ कंसीडर करना है 2 से 3 के बीच में। तो ग्राफ तो सर ये रहा, कर्व तो ये रहा, और ये कर्व किसका है? y = x - 2 का। तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटू? y = x - 2। अब सामने वाला अगर आपको कंफ्यूज करने को चाहे तो देखो क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकता है। वो अप्लाई कर देगा आपसे कि फाइंड, ध्यान से समझो, फाइंड y इंटरसेप्ट स्लोप, ऐसा लिखेगा, फाइंड स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द कर्व एंड y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट where
कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व इज, मैं ईओ से लिख रहा हूं, इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x, ये आपका इक्वेशन ऑफ कर्व हो गया, वेयर x बिलोंग्स टू -4 से लेकर के -3 तक। अब देखो ये क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है सर, ये क्या पूछ दिया आपने? सर C4 होगा इसका और स्लोप 1। तो हमने देखा सर -4 और -3 में फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ कंसीडर करना है, तो मैं तुरंत ग्राफ देखा और बेटा मुझे ये याद है सर -4 से -3 के बीच में ग्राफ तो ये बनता है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा? y इज इक्वल टू परफेक्ट, y इज इक्वल टू x प्लस 4। सो इक्वेशन कर्व हो जाएगा y इज इक्वल टू x प्लस 4। रही बात स्लोप की, हम कंपेयर कर देंगे सर y इज इक्वल टू x प्लस c, तो बेटा m का वैल्यू 1 एंड c का वैल्यू 4। एक मिनट में कहानी खत्म। बात समझ में आई सारे बच्चों को? क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. क्लियर हुआ कि नहीं? मैटर करता है बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? सवाल तो मैं 5 मिनट में सॉल्व करा दूंगा। अब देखिए और क्वेश्चन में फ्रेम करता हूं, मैं आपसे पूछा फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ फंक्शन f ऑफ x, या मैं ऐसा बोल सकता हूं बेटा फाइंड एरिया ऑफ कर्व, हाँ लिख सकते हैं फाइंड एरिया ऑफ कर्व y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड x एक्सिस। देखो कितना क्वेश्चन का लैंग्वेज मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके दे रहा हूं। फाइंड एरिया ऑफ कर्व दिस एंड x एक्सिस व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 5 तक या 0 से लेकर के 3 तक, ऐसा मैंने आपसे बोल दिया। ये क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है इंटीग्रेशन में, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का सवाल है, और सेम कर्व को यूज करके एडवांस क्वेश्चन पूछ चुका है। अब इसको देखो बेटा, हम लोग बिना कोई इंटीग्रेशन का, बिना कोई 12th का कॉन्सेप्ट लगाए हम लोग इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। हमने देखा कि सर एक कर्व एंड एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है, और हमने हमारा जो एक्स है सर 0 से लेकर 3 के बीच में चल रहा है। तो बेटा ध्यान से समझो कि जब हमारा x 0 से 3 ये था, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान देंगे, 0 से लेकर बेटू 3 ये है, तो कर्व आपका ये बन रहा है, एंड ये कर्व एक्स एक्सिस के बीच में बेटा ये एरिया बनाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ कर्व विद एक्स एक्सिस, दैट मींस बेटा ये एरिया हुआ सर, फिर ये एरिया हुआ सर, फिर ये एरिया हुआ। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? बोले ये सर नो। यस सर। Yes, sir. तो क्या लगा सर ये तो ट्रायंगल बना रहे हो आप, बना कि नहीं? यस सर। Yes, sir. Triangle, sir, area of curve means area of 3 triangles. We know the area of the triangle. Area of triangle means half into base. अब मुझे ये बताओ बेटू, ये बेस कितना है? 0 से 1 में बेस कितना हो गया? और ये सिमिलर ट्रायंगल है, मतलब 3 इंटू एरिया ऑफ 1 ट्रायंगल, 3 इंटू एरिया ऑफ 1 ट्रायंगल। और एक ट्रायंगल का एरिया बेटा हाफ इंटू बेस। बेस बताओ 0 से 1 में 1, हाइट मतलब 1, हाइट तो 1 ही है ना, 0 से 1 के बीच में हाफ की हाइट कितना होगा बेटा? 1 यूनिट। तो ओवरऑल एरिया इज 3/2 3/2। काम खत्म सर, 1.5 स्क्वायर यूनिट, कहानी खत्म। सो एरिया कितना हो गया बेटा? ऐसा लिख सकते हैं ना, एरिया ऑफ 3 ट्रायंगल, एरिया इज इक्वल टू 3 इंटू एरिया ऑफ 1 ट्रायंगल। तो भैया टोटल एरिया इज इक्वल टू 3 इंटू एरिया ऑफ 1 ट्रायंगल, 1 ट्रायंगल, और एरिया इज इक्वल टू 3 इंटू हाफ इंटू बेस बेटा 1 है, हाइट इंटू हाइट भी 1 है, सो ओवरऑल एरिया 3.3/2 स्क्वायर यूनिट। कितना मिनट लगा बेटा इसको सॉल्व करने में? 5 सेकंड। वैसे बच्चे याद कर लेते हैं सर, फ्रैक्शनल पार्ट में 0 से 1 में एरिया हाफ ही आता है, हाफ इंटू 1 इंटू 1। आप पूछ दो सर जितना पूछना है। 0 से 3 में 3 ट्रायंगल्स बनेंगे, 3 इंटू हाफ 3/2। अब मैं आपसे पूछ दूं बेटा कि इधर का बताओ एरिया। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा है ना, डोमेन चेंज कर देगा ना, ये 0 से 3 लिखा हूं, ये -3 से 0 दे देगा, तो क्या फर्क पड़ता है सर? ट्रायंगल थोड़ी कम अब ज्यादा हो जाएगा, ट्रायंगल तो यही बनेगा ना, ट्रायंगल तो यही बनेगा सर, 3 ही ट्रायंगल होते हैं। अगेन एक ट्रायंगल का एरिया हाफ, माइनस में आ नहीं सकता है सर, क्यों? एरिया नेगेटिव होता नहीं। बात समझ में आई बेटा कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर।
तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल आपसे मिलेंगे, क्वेश्चंस इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एंड फिलहाल बहुत अच्छा, ठीक है, आज कोई भागा नहीं। तो एक बार मुझे बता दे कितने बच्चों को समझ में पूरा का पूरा लेक्चर आ गया, जल्दी से। वेरी गुड। सो फंडा एकदम क्लियर है बेटा।